दीपक ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हम डेली आपके लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए स्माइल प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम है उसका मैथ्स का पेपर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। दोस्तों, उसी तरह हम डेली करते हैं, उसी तरह आज भी हम आपके लिए जो मैथ्स स्माइल प्रोजेक्ट 10th क्लास का जो चल रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, उसका जो पेपर नंबर 7 है मैथमेटिक्स गणित का, वो हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पेपर नंबर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है कि द्विंद योग विधि से 68 यानी कि 68 और 89 का वर्गमूल दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार है तो अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके फोन में नोटिफिकेशन सबसे पहले अपडेट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 दिया कि द्विंद योग विधि से 68 और 89 ये संख्या दे रही है, इसका हमें वर्गमूल दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जोड़ा बनाना है। जोड़ा कैसे बनते हैं कि इसके अंदर हमें दो संख्या दे रही है 68 और 89, इसमें दो जोड़े बन रहे हैं, एक तो 68 का एक और एक 89 का। ठीक है, कितने जोड़े बन रहे हैं? दो जोड़े बन रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, वो आपको उस तरफ ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। मैं कुछ इस तरह आपके सामने बॉक्स बना रहा हूं, 1 2 और ये दोस्तों हो गया आपके सामने 3 बॉक्स। कितने बॉक्स हो गए? 3 बॉक्स। ध्यान से देखिए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। सबसे पहले आप जो आपका जोड़ा है, कौन सा जोड़ा? जो प्रथम जोड़ा है ये वाला, इसको आप बीच में रख दीजिए। तो मैं आपका जो प्रथम जोड़ा 68 है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 68। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या करना है, जो भी शेष बच गए जोड़े हैं वो आपको यहाँ लिखना है। शेष बच गए कितना? 89 है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 89। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों आपको करना क्या, वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए कि 68 है, 68 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 68 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है वो आप ध्यान से देखिए। 68 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है वो आप, मैं आपके सामने फर्स्ट पोजीशन पे लिख रहा हूं। जब भी आप द्विंद योग विधि से अगर वर्गमूल ज्ञात करो तो एक बार इसके अंदर होता है दोस्तों माइनस, ठीक है, और एक बार इसके अंदर होता है भाग। ठीक है, एक बार तो होता है भाग और एक बार होता है इसके अंदर माइनस। इसके अंदर जो आखिरी में जोड़ा 1 दे रखा है, इसका मतलब इसमें जो भाग होगा वो कितनी बार होगा? एक बार ही होगा। ये आपको ध्यान रखना, एक बार माइनस होता है, एक बार वो भाग होता है, फिर माइनस फिर भाग होता है। लेकिन जो लास्ट का जोड़ा दे रखा है वो एक ही है, इसका मतलब आपका भाग होगा वो एक बार ही होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब हम इसके बारे में। तो सबसे पहले 68 से छोटी वर्ग संख्या आपके सामने है 64। 68 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 64। और 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। तो मैं फर्स्ट के अंदर लिख रहा हूं कि 68 है, 68 से छोटी वर्ग संख्या किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। 68 से छोटी वर्ग संख्या 64 है, जो कि 8 का स्क्वायर है, यानी कि मैं ऊपर लिख रहा हूं 64। ये 64 है जो 8 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको माइनस करना है, मैंने बताया था सबसे पहले माइनस होता है। तो 68 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 68 माइनस 64 बराबर आपका आ जाएगा 4। यहाँ पर लिख रहा हूँ 68 माइनस 64 बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 4। तो यहाँ पर आपका जो 4 है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 4 लिख दिया। और किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 68 से छोटी संख्या 64 है वर्ग संख्या जो 8 का स्क्वायर है। जो 8 है दोस्तों वो आपको यहाँ लिखनी है 8। ठीक है, 4 यहाँ लिख दिए, 8 आप यहाँ लिख दिए। अब आप अगली स्टेप को दीजिए। ये तो फर्स्ट स्टेप में माइनस हो गया, दूसरी स्टेप में करना है दोस्तों आपको क्या करना है? भाग। ठीक है, एक बार माइनस और एक बार भाग। अब हमें भाग करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये वो 4 और ये 8, ये हो गए दोस्तों 48। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आती है हमारी 48 हो गया। 48 में सेकंड स्टेप में हमने क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो मैंने भाग का सिंबल लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों क्या करते हैं? 48 में भाग देते हैं कितने का? 16 का। क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो 8 है इसका डबल करके हम यहाँ लिखते हैं। 8 का डबल होता है 16, जो कि हम यहाँ लिख देते हैं। तो 8 का डबल 16 हुआ। ये 16 48 में भाग देते हैं किसका? 16 का। और जब आपका भाग देने पर जो भागफल आता है, यानी कि भाग कितनी बार जाता है? भाग जाता है 3 बार। और शेषफल आपके सामने जो बचता है वो आप आगे लिख सकते हो। और शेषफल बचता है आपके सामने 0, क्योंकि 16 का भाग 48 में देने पर 3 बार जाता है और शेषफल 0 बचता है। तो ये लाइन होगी भाग विधि एक बार आएगी, क्योंकि इसमें जोड़ा 1 है तो एक बार आपकी भाग विधि हो गई। ठीक है, उसके बाद में आती है सेकंड स्टेप में वापस माइनस। तो आपको क्या करना है कि देखिए दोस्तों आपके सामने कैसे बचता है। एक तो देखिए ये वाला 0 कहां से है वो आपको ध्यान से देखें कि इसमें भाग तो गया नहीं,
तो वो आ गया आपका 0। ठीक है, क्योंकि 4 में भाग दिया नहीं, 4 और 8 को जोड़ने पर हुआ था, तो वो आ गया 0। अब आपको 0 और 9 इनको ऐड करना है तीसरी स्टेप में। 0 प्लस 9 करने पर आपका आ गया 9। ठीक है, 0 प्लस 9 करने पर आपका आ जाएगा 9। तीसरी स्टेप में वापस माइनस होगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तीसरी स्टेप में माइनस हो जाएगा। और 9 माइनस आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों, तो 9 माइनस आपको करना है ये जो हमने 3 लिए थे, 3 कहां से पता है, 3 बार भाग गया तो 3 का स्क्वायर कितने बार हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 9 माइनस 9, और 9 माइनस 9 करने पर आपका जो शेषफल बचता है वो 0 बच गया। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से देखना है कि आपका भाग ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 3 आपने दोस्तों यहां उतार दिए। ठीक है, यहां ये 3 है जो ये वाले जो शेष बचे थे भागफल वाले। तो अब दोस्तों आपके सामने 8 और 3 ये ऐसी संख्या है, यानी कि 8 और 3 को मिलाने पर कितना बनता है 83। तो हम आपके सामने जो पूर्ण वर्गमूल संख्या आई वो आ गई दोस्तों 83। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन देखिए, द्विन योग विधि से 68 89 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जो कि आपके सामने 83 है। ध्यान से देखिए, 83 को जब हम 83 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 83 को 83 से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आता है वो यही आता है जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। काफी आसान क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 8 व 616 है, यदि एक पूर्णांक 56 है, तो द्वितीय पूर्णांक हमें दोस्तों ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, आज फिर बताता हूं कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो प्रथम संख्या हमें दे रखी है 56, तो मैंने दोस्तों लिख दिया 56। ठीक है, इंटू सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सेकंड बराबर एलसीएम हमें दे रखा है दोस्तों 8 और एचसीएफ हमें दे रखा है 616। अब आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो ये देखिए गुणा के अंदर है 56, तो ये भाग के अंदर चला जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 8 गुणा 616 बटा 56, इधर आ जाएगा सेकंड संख्या बराबर। ठीक है, तो ये देखिए 8 को 7 को 56, ये आ जाएगा 7। ठीक है, नीचे आ जाएगा 7, और जब 616 में आप 7 का भाग देते हो तो दोस्तों आपका आंसर आता है वो आता है 88। कितना आता है 88, यानी कि आपकी जो सेकंड संख्या हो गई वो हो गई 88। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, यदि द्वितीय व्यंजक kx² + 5x + 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इस जो हमें बहुपद दे रखा है, ये वाला जो बहुपद दे रखा है, इसकी तुलना में किससे कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं kx² + 5x + 3k। इस बहुपद की तुलना जिस बहुपद से कर रहा हूं मैं यहां पर वो लिख रहा हूं ax² + bx + c, ax² + bx, x² + bx + c प्लस bx + c से करने पर कि इस बहुपद की तुलना इस बहुपद से करने पर हमें एक तो हमें ज्ञात करना है कि शून्यकों का योग और उनका गुणनफल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ज्ञात करता हूं शून्यकों का योग। तो सबसे पहले मैं शून्यकों का योग ज्ञात करता हूं। शून्यकों का जो योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये होता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला। तो शून्यकों का योग ज्ञात करें तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। तो आपको ध्यान से देख रहे हैं -b का मान हमें दे रखा है कि b का मान हमें दे रखा है 5। ठीक है, तो आपका माइनस का 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आपका a का मान दे रखा है कि kx², तो a का मान आपको k दे रखा है। ठीक, a का मान k, तो आपने रख दिया k कि -5/k। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दी कि समीकरण नंबर 1 कह दिया। इसी तरह हम दूसरा दे रखा है कि उनके गुणनफल। ठीक है, तो मैं दूसरा लिखता हूं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो होगा अल्फा गुणा बीटा। ये हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा c/a। क्या हो जाएगा c/a, यानी कि c का मान जो दे रखा है वो और a का मान जो दे रखा है वो। a का मान तो दोस्तों आपको पता है अभी हमने लिखा है k, तो a का मान हमने रख दिया k। अब आपको c का मान रखना है, c का मान 3k यहाँ पर दे रखा है, तो आप रख देते हो 3k। कितना हो जाएगा 3 और k, ये होगा c का मान। इसको दोस्तों मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब आपको ध्यान से देखना प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि द्वितीय व्यंजक x² + 5x का गुणा
शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, कि शून्यकों का जो योग है वो गुणनफल के बराबर है, यानी इसको और इसको हमें बराबर करना है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कहता है कि हमें जो शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, शून्यकों का गुणनफल, ये आपको लाइन लिखनी है। तो शून्यकों का योग हमें दे रखा है -5/k, तो आप देख देते दोस्तों -5/k बराबर हो जाएगा 3k/k। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको तो आपका सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा 3k बराबर -5। ठीक है, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k बराबर -5। क्या हो जाएगा 3k बराबर -5, 3k बराबर -5 दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ से k का मान निकालोगे तो -5/3 आ जाएगा। k का मान दोस्तों वो आ जाएगा -5/3। यही दोस्तों हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें k का मान ज्ञात करना है -5/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए कि हमें कुछ पेन, रबर और पेंसिल के बारे में दिया हुआ है, और लास्ट में आपको प्रश्न पढ़ोगे तो आपको ग्राफ के बारे में दिया है। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो लास्ट में जो ग्राफ के बारे में दे रहा है, यानी कि हमें इसे ग्राफिक विधि से हल करना है, यानी कि आलेख बनाना है। तो सबसे पहले में जो x है इसको तो मैंने माना रबर और y को माना पेंसिल। इसी तरह दो समीकरण बनाए x और y, एक x को रबर माना और y को पेंसिल माना। तो ध्यान से देखिए कि 7x + 5y = 58, ये समीकरण नंबर 1 बन गया, और 5x + 6y = 56, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह ये बनाया है कि x को रबर का है और y को पेंसिल का है। अब आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं, जिसको समीकरण नंबर 2 रहा हूं, ये 2 दे रहा हूं। ठीक है, इसको 1 और इसको 2। समीकरण नंबर 1 को आप सबसे पहले ध्यान से देखिए। समीकरण दोस्तों आपको 1 दे रखी है, वो दे रखी है 7x + 5y = 58। ठीक है, तो अगर हम 7x की वैल्यू निकालेंगे तो 7x की वैल्यू हो जाएगी 58। ये देखिए प्लस में ये साइड में हो जाएगा -5y। ठीक है दोस्तों, इसको अगर x की वैल्यू निकालें, x बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा 58 - 5y/7, क्योंकि 7 गुणा में भाग में चला जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर हमें y का मान रखते हुए x के मान अलग अलग प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले मैं y बराबर दोस्तों -1 रखता हूं। ठीक है, तो y बराबर -1 रखता हूं, तो x बराबर जो हमें मान प्राप्त होता है वो यहाँ रखना है। ठीक है, y बराबर मैं -1 रखता हूं, तो 58 - 5 गुणा -1 बटे आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो जब -5 और -1 से गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 होएगा, तो 58 माइनस आपका 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 58 - 5 दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, 58 - 5, ये 58 5 इसके अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 58 5 के अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 58 और 5 कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो x y बराबर हो जाएगा, सॉरी x बराबर यहाँ पर, हाँ ठीक है, y बराबर मान रखा है, x बराबर हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 63/7। तो 7 का भाग 63 जाता है, 9 बार x का मान प्राप्त हुआ 9। तो अब दोस्तों मैं इसको तो मिटा रहा हूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ, x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 9। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर 1 रखने पर हमें x बराबर कितना प्राप्त हुआ, y बराबर 1 रखने पर x बराबर हमें दोस्तों 9 प्राप्त हुआ। तो ये ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम रखता हूँ y बराबर दोस्तों, जैसा कि समीकरण में रखता हूँ 6। ठीक है, अभी कल बताया था किस तरह रखते हैं, वो अभी मैंने आपको बता दिया है। तो y बराबर 6 रखते हैं तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होता है वो ध्यान से देखिए। y बराबर 6 रखने पर दोस्तों x बराबर हमें 4 प्राप्त, तो ये आप खुद कर लीजिए किस तरह होता है कि जहां पर y है वहां पर आप 6 रखिए, तो ये हो जाएगा आपको, इसको काटाकाटी करने पर x बराबर आपका 4 आ जाएगा। ये दो मान आ गए। अब मैं x और y की आपकी सारणी बनाता हूँ, वो सारणी उस साइड में बनाना क्योंकि यहाँ पर हमें ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 1 की सारणी बना रहा हूं। एक तो x और एक इसके अंदर है y। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने y का मान -1 रखा, -1 रखने पर x का मान हमें 6 प्राप्त, कितना 9 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, और y का मान जब 6 रखा तो x का मान 4 प्राप्त हुआ, y का मान 6 रखने पर x का मान 4 प्राप्त हुआ। ये दोस्तों आपके सामने समीकरण नंबर 1 की सारणी बन चुकी है। अब हम दोस्तों समीकरण नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो होगी समीकरण 1 के बारे में। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं समीकरण 2 के बारे में। समीकरण 2 है कि 5x + 6y = 56। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 56 माइनस, ये देखिए माइनस प्लस का ही साइड में माइनस का हो जाएगा 6y। ठीक है, 5x बराबर 56 माइनस का 6y। तो अब आप ध्यान से देखिए कि x बराबर हो जाएगा 56 - 6y/5।
x बराबर दोस्तों अलग अलग मान रखने हैं, y बराबर अलग अलग मान रखने हैं और x के मान आपको प्राप्त करने हैं। आपको सबसे पहले मैं दोस्तों y बराबर रखता हूँ आपका 1, तो y बराबर का 1 रखना है, 6 गुणा 1 6 हो जाएगा, तो 56 माइनस 6 आपका 50 हो जाएगा, 50 में 5 का भाग देने पर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10। ठीक है, तो y बराबर 1 रखने पर हमें x बराबर दोस्तों 10 प्राप्त हुआ। एक तो हमें एक मान प्राप्त हो गया, दूसरा मान और प्राप्त करते हैं, दो मान से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों मैं y के मान रखता हूं। देखिए सबसे पहले हमने 1 रखा, ठीक है, कितना रखा 1, तो यहाँ पर रखा कितना 1, तो ये 1 और ये 5, ठीक है, माइनस का 1 रखा, कितना रखा माइनस का 1, तो 1 और आपके ये 5 हो जाएंगे, तो दोस्तों 6 कितने हो जाएंगे 6, तो y बराबर दूसरा मान 6 रखा, तो मैंने यहाँ पर भी y बराबर कितना रखा 6, तो y बराबर 6 रखने पर x बराबर हमें मान प्राप्त करना है, तो y बराबर 6, तो 6 गुना 6 आपका दोस्तों हो जाएगा 36। 56 में से जब आप 36 घटाओगे तो आपके सामने जो भी बचेंगे उनमें आपको कितने का भाग देना है, 5 का भाग देना है। ठीक है, तो आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा x बराबर 4, तो y बराबर 6 रखने पर x बराबर आपका दोस्तों मान आया है 4। ये दोनों मान हमें दिए, इसकी भी समीकरण नंबर 2 की अब हम सारणी बनाते हैं। ये तो हमने समीकरण 1 की बनाई थी, अब हम समीकरण 2 की बनाते हैं, एक x और एक y। ठीक है दोस्तों, दो मान हमने प्राप्त किए, दोनों मानों की सारणी बनाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले जब y बराबर 1 रखा तो x बराबर 10 प्राप्त हुआ, y बराबर 1 रखा, x बराबर हमें क्या मान प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरी में हमें y बराबर 6 रखा, ठीक है, x बराबर 4 प्राप्त हुआ, तो मैंने दोस्तों 4 लिख दिए। अब आप देखिए दोनों के सारणी में कुछ कॉमन मान आ रहे हैं, x के भी 4 इसमें भी 4 है और y के इसमें 6 और इसमें 6। इन दोनों मानों से एक कटती हुई रेखा, दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हुई ग्राफ ही आपको बनेगी, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। अब हम दोस्तों बनाते हैं उन दोनों बिंदुओं से ग्राफ। तो ग्राफ अगर हम बनाए तो आप ध्यान से देखिए ग्राफ को, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ की विधि से इसे हल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए मैं आपके सामने एक रेखा खींच रहा हूं कुछ इस तरह। ठीक है दोस्तों, ये तो हो जाएगी आपकी y एक्स, ठीक है, और एक रेखा दोस्तों आपकी कुछ इस तरह हो जाएगी जो दोस्तों हो जाएगी आपकी x एक्स और ये हो जाएगी y एक्स। ठीक है, इधर आपको पता है सब पॉजिटिव मान होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि हमें 10 मान की आवश्यकता है, लास्ट x का मान वो 10 तैयार का, तो मैंने 10 मान दोस्तों डिनोट कर लिए हैं। और जो y के मान है आपको ज्यादा से ज्यादा y के मान की जो आवश्यकता है दोस्तों वो हमें 6 की मान की आवश्यकता है, y का मान 6 है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये y के मान प्लस के अंदर है, इधर होते हैं y और x माइनस में। ठीक है, x इधर माइनस होगा, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4, इस तरह इधर होगा -1 माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने मान रख दिया x एक्स और y एक्स के। अब दोस्तों यहाँ से हम जो मान दिए हुए हैं उनकी हम सारणी यहाँ बना, सारणी से हम यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण को देखिए आप, समीकरण 1 नंबर दे रखा है, x का मान 9 और y का मान -1, तो आप ध्यान से देखिए x का मान 9 और y का मान -1, x का मान 9 और y का मान -1, तो आपके दोस्तों कुछ यहाँ पर एक डॉट बिंदु बना दो, यहाँ पर वो रेखा हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट। तो सेकंड आपको दे रखा है x का मान 4 और y का मान 6, x का मान 4 यानी कि x का मान 4 और y का मान 6, आपका बिंदु कुछ यहाँ पर होगा दोस्तों। ठीक है, x का 4 और y का 6, ये दोस्तों इसको आप मिला दीजिए, ये कुछ रेखा दोस्तों इस तरह जाएगी, यहाँ पर टेढ़ी है लेकिन आपको सीधी बनानी है। इसको आप समीकरण नंबर 1 लीजिए कि 7x प्लस 5y बराबर 58। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपकी 1 दे दिया आपने। अब आपको दूसरी समीकरण से बनाना है ग्राफ, x बराबर 10, x बराबर 10 दोस्तों यहाँ पर है और y बराबर 1। ठीक है, और 10 और 1 कुछ दोस्तों यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि x बराबर 10 और y बराबर 1 यहाँ पर होगा दोस्तों। ठीक है, समीकरण नंबर 2, इसमें दूसरे इसको देखिए, दूसरे मान को 4 और 6, x का मान 4 और y का मान 6, x का मान 4 आपके देखिए ये रहा और y का मान 6 ये रहा, मतलब दूसरा बिंदु आपका यही आएगा। तो आपको बताया कि दोनों बिंदु मिलेंगे, जब दोनों में मान कॉमन होता है तो दोनों रेखाएं मिलती है, तो ये रेखाएं कुछ इस तरह निकलेगी दोस्तों। ठीक है, तो यही तो दोस्तों आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ विधि से। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए कि हमें क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा होने के कारण मैंने पूरा नहीं लिखा है। क्वेश्चन में कुछ इस तरह दिया हुआ था कि A से B तक हमें 175 किलोमीटर
175 किलोमीटर की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर प्रति आवर की समान गति से 10 हरे सिग्नल पार करती है। ठीक है, तो हमें कि जो 10वें सिग्नल है, 10वें सिग्नल पर जो 19 मिनट की दूरी होती है, इस तरह कुछ क्वेश्चन बड़ा हुआ दिया हुआ था, तो मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो सॉल्यूशन इसका लिखूं तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन में ये बिंदु 1 लिखता हूं कि जो आपके ए से बी तक बिना रुके जाने में लगा समय, ठीक है, तो ए से बी तक बिना रुके जाने में लगा समय, कि ए से बी तक बिना रुके जाने में लगा जो समय है, समय बराबर होता है दूरी बटा ए से बी तक जाने में लगा जो समय है, समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल दोस्तों। ठीक है, तो समय अगर आपको याद करना हो, दूरी बटा चाल इसका फॉर्मूला होता है। तो समय बराबर आपका जो आ जाएगा, समय बराबर आपका आ जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी आपको 175 किलोमीटर दे रही है। कितनी? 175 किलोमीटर, और हमें चाल हमारी दे रही है वो 70 किलोमीटर दे रही है। कितनी? 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति हॉर, 70 किलोमीटर प्रति हॉर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसको अगर हम बनाए तो आपका दोस्तों हो जाएगा 2 घंटे। कितनी? 2 घंटे, और आपके सामने समय हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, समय आपका हो जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट। यह समय आपका यहां से निकल जाएगा। अब हम इससे आगे बढ़े तो हमें कुछ प्रश्न में आगे जानकारी दी कि 1 मिनट में इतनी दूरी करती है। इस प्रश्न आप पढ़ो ध्यान से। ठीक है, प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि इसमें समांतर सारणी 1, 3, 5 इस तरह जो आपके समांतर श्रेणी बन रही है वो आपको दे रखा है लास्ट 19वां, क्योंकि वहां पर 19 मिनट रुकती है। 19 स्टेशन कुछ दे रखे हैं, उसमें 10वें स्थान पर आपको पूछ रहा है कि 10वें जो सिग्नल है उसका आपको वैल्यू पूछ रहा है कि 10वें सिग्नल की। ठीक है, तो हमें 10वें की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ओनली आप यहाँ की एक समांतर श्रेणी बन गई जिसमें आपको a बराबर 1 हो गया, a बराबर 1 हो गया, d बराबर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो आपका दोस्तों हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो d का मान आ जाएगा 2, d बराबर 2, a बराबर 1। ठीक है, और आपको पद पूछ रहा है कौन सा? 10वां, तो n बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 10, 10वें पद की आपको वैल्यू पूछ रहा है, तो n बराबर 10 आ गया। ये सारे हो गए। तो यहाँ पर पदों का योग आपको करना है। ठीक है, प्रश्न में जो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समांतर श्रेणी थोड़ी सी पढ़ने पर कि इसमें आपको क्या करना है, पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर, पदों का योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोस्तों पदों का समांतर श्रेणी में जो पदों का योग का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले आप यहां से मान रखिए एस एन बराबर एन का मान 10 बटा 2 इंटू ए का मान 1 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान हमने निकाला 2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा 10 बटा 2। ठीक है, इंटू 2 एकम 2 प्लस 10 में से 2 गया तो 9 गुणा 2, तो ये दोस्तों हो जाएंगे 9 गुणा 2 18। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 18, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 2 आपके दोस्तों हो जाएंगे 20। इधर आपका दिया हुआ है 5, 10 में से हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुणा, इधर देखिए 18 9 दूनी 18 और 2 20, तो 5 गुणा 20 आपका दोस्तों आ जाएगा वो आ जाएगा 100। ठीक है, और आपको समय में अगर ज्ञात करना है मिनट के अंदर तो आपकी आ जाएगी 100, क्या आ जाएगी मिनट, 100 मिनट आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 100 मिनट तो यहाँ पर आ गई, और पहले आपका आया था 2 घंटे 30 मिनट, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो 100 मिनट ये और 2 घंटे 30 मिनट ये, एक तो आपका आंसर आ जाएगा ए से बी तक जो पहुंचने में लगा समय, ए से बी तक पहुंचने में समय लगा है वो आपका एक तो आता है 2 घंटा 30 मिनट ये वाला प्लस 100। तो आप ये लिख सकते हो कि ये वाली लाइन लिख देना है ए से बी तक जाने में लगा समय, तो एक तो हो जाएगा 2 घंटे प्लस 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट प्लस एक अभी निकाला आपने 100 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट प्लस 100 मिनट, यानी कि 2 घंटे 130 मिनट, 100 और 30 130, यानी कि आप बता सकते हो 2 घंटे 130 मिनट। एक तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आपका आंसर होगा वो हो जाएगा
मिनट और घंटे के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों घंटों को जोड़ देते हो, ये 130 13 का 130 मिनट, जिसमें से 60 मिनट का 1 घंटा होता है, यानी कि 60 120 मिनट का 2 घंटे हो गए, 2 घंटे ये, यानी कि 4 तो आपके सामने घंटे हो गए, और जो शेष मिनट बच गई वो बच गई 10 मिनट। तो 4 घंटे और 10 मिनट। एक दोस्तों आपका आंसर ये हो गया। दो आपके इस प्रश्न के आंसर है, कोई भी आप दे सकते हो। छठा सवाल, के का मान ज्ञात करना है यदि 3 बिंदु दे रखे हैं और ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। सरेख का मतलब एक ही रेखा पर है। अब इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास ए बिंदु दे रखा है 2 और 3, यानी इसको मैं कह सकता हूँ x1 और y1। दूसरा बिंदु दे रखा है बी 4 और के, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, x2 और y2। तीसरा बिंदु दे रखा है सी 6 और -3, इसको मैं क्या से कह सकता हूँ, x3 और y3 कह सकता हूँ। अब जब भी सरेख वाला सिस्टम आए, जब भी सरेख वाला प्रश्न आए, तो इसका मतलब है कि वो तीनों कहाँ है, एक ही रेखा पर, यानी 2 बिंदुओं का जो योग है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब वो उसी पे। अब हमें क्या करना है, इसमें k का वैल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, यानी x1 है, इसका मतलब इसमें y नहीं आना चाहिए, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, इसका मतलब इसमें y2 नहीं आना चाहिए, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसमें क्या नहीं आना चाहिए, y3। अब कुछ भी नहीं करना, और इसका पूरे का मतलब मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, जो जो मान आपके पास है वो रखना है। x1 का वैल्यू कितना है, 2, y2 का वैल्यू यहाँ से देखें तो कितना है k, माइनस y3 का वैल्यू कितना है, -3, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस x2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4, इंटू y3 का वैल्यू कितना है, -3, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 3, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 6, y1 का जो वैल्यू है वो कितना है, y1 का वैल्यू है आपके पास 3, माइनस y2 का वैल्यू है कितना, k बराबर 0। लिख दिया। 2 का गुणा k से किया 2k, प्लस 2 का गुणा 3 से किया 6, 4 का गुणा 3 से किया 12, और माइनस का गुणा प्लस से किया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -12, प्लस 6 का गुणा 3 से किया 18, माइनस 6 के बराबर 0। 12 और 12 24, 18 और 6 24, यानी -6 के, और यहाँ कितना बच गया, -4 के, प्लस 24, -24 बराबर 0, 0 आ गया, यानी -k4 बराबर 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 0, यानी k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 0। जब अपन k का मान 0 यहाँ रख देते हैं, फिर सरेख वाला निकालते हैं, यानी बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से, तब किन्हीं 2 बिंदुओं का जो योग होता है वो एक तीसरे बिंदु के योग के बराबर आता है। यही सरेख होने की शर्त है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 का पहला है कि 4 बिंदु दे रखे, ये पूछा है ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। अब देखो दोस्तों, चतुर्भुज का प्रकार, इसका मतलब मैंने 4 आकृति की एक डिब्बा बना दिया। पहला बिंदु मैंने यहाँ लिख दिया A, इसका मान लिख दिया 4 और 5। दूसरा बिंदु यहाँ लिख दिया B, इसका मान लिख दिया 7 6। तीसरा बिंदु लिख दिया 7 C, इसका मान लिख दिया 4 3। और चौथा बिंदु लिख दिया D, इसका मान लिख दिया 1 और 2। अब इसने ये कहा, ये इसमें विकर्ण हो गया ऐसी, ये हो गया BD। चतुर्भुज का मतलब आपको ये बताना है कि इनके बीच की दूरी निकालें, यानी एक दूसरे के बिंदु के बीच अगर सभी बराबर आ जाए तो वो बताना कि वो कौन सा चतुर्भुज। तो सबसे पहले अपन ले लेते बिंदु A और B। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2 y2। x2 में से x1 घटाओ, यानी ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 में से 4 गया 3, और 3 का स्क्वायर किया 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर किया 1, यह आ गया √10। समीकरण नंबर है। ठीक इसी प्रकार BC के बीच की दूरी निकालेंगे, √x2 माइनस
x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब b और c कहाँ है ये, तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। x2 में से किसको घटाना, x1, यानी ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 7 में से 4 घटाओ या 4 में से 7 घटाओ, माइनस का रहा लेकिन स्क्वायर तो ऐसे प्लस, 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, यानी अंडर रूट क्या लिख दिया मैंने 18। अब निकालना C और D के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी निकालेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू इसमें कितनी, ये हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब देखो x2 माइनस x1 x1 y1 x2 y2, इसमें से इसको घटाना यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या 9 प्लस 1 कितना हो गया 9 और 1 10 अंडर रूट 10। अब D और A के बीच की दूरी निकालते हैं, D और A के बीच की दूरी निकालते हैं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया x1 ये y1 ये x2 और ये y2। इसमें से इसको घटाओ किसी को भी, तो अपन क्या कर देते हैं 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इस अगर इस सूत्र में थोड़ा कन्फ्यूज हो किस में से किसको घटाना है, तो पहले वाले में से पहले वाले को घटाओ, दूसरे वाले में से दूसरे वाले। 4 में से 1 गया कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर किया फिर से कितना आया 9, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर किया कितना आया 18, 9 और 9 कितना हो गया 18। यानी पहला समीकरण 2, तीसरा समीकरण अंडर रूट 10, चौथा आ गया अंडर रूट 18। अब अपन क्या करते हैं विकर्ण निकाल देते हैं, ऐसी की दूरी, ऐसी के बीच की दूरी निकालते हैं, ये x1 y1 x2 और y2। तो वही पहले वाले में से पहले वाले को घटाओ, 4 में से 4 को घटाओ उसका वर्ग करो, प्लस 5 में से 3 को घटाओ उसका, 4 में से 4 क्या 0, 0 का वर्ग कितना होता है 0, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब कितना हो गया 2, समीकरण नंबर हो गया 5। फिर आपको निकालना है डी बी, वही पहले वाले में से पहले वाले को घटाओ, दूसरे वाले में से दूसरे को घटाओ, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट 36 प्लस 2 में से 4, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 36 और 16 करेंगे 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5 अंडर रूट 52। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास चतुर्भुज बना हुआ है वो किस प्रकार का चतुर्भुज, यानी विकर्ण तो दोनों बराबर नहीं है। जब विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन इसमें दो भुजा बराबर, एक तो अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 18 अंडर, तो हमें ये बताना है किस प्रकार का चतुर्भुज है। अब हमें क्या बताना है कि इसमें चतुर्भुज, तो विकर्ण तो बराबर नहीं है सामने दिख रहा है, लेकिन एक भुजा अंडर रूट 10 आ रही है, एक भुजा अंडर रूट 18, एक भुजा अंडर रूट 10, एक भुजा 18 अंडर रूट 18, यानी समचतुर्भुज भी नहीं कह सकते। ये चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, यानी एक का अंतर होने के बाद दूसरी वही भुजा आ रही है, तो यह जो दिया गया सवाल है वो उसमें चतुर्भुज कौन सा है समांतर चतुर्भुज। अब देखते हैं अपन इसका दूसरा सवाल। 7वें का दूसरा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें आपको 3 बिंदु दे रखे, -3 -2 5 -2 5 और 4, और ये भी सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यानी इसमें 2 सवाल है, एक तो आपको यह सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज है, एक आपको यह सवाल सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, वही कि x1 और y1 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, x1 और y1 का मान दे रखा है -3 और -2, x2 और y2 का मान कितना दे रखा है 5 और -2, और x3 और y3 का मान कितना दे रखा है 5 और 4, ये दे रखे। अब अपन देखते हैं दोस्तों इसमें
कि वही जो सूत्र हमने पहले लगाया था, याद हो आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 है तो क्या नहीं आएगा, y1 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आपको क्या करना है, 1/2 x1 का जो वैल्यू है वो रखते हैं अपन। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है -3 इंटू y2 का वैल्यू है 5 माइनस y3 का जो वैल्यू है वो है 4 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5 इंटू y3 का वैल्यू है 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -2, माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है 5 और y1 का जो मान है वो हो जाएगा -2 और y2 का मान है -2 माइनस माइनस प्लस 2। 1/2 5 में से 4 गया 1 -3 4 तो 6 6 इंटू 5 30 प्लस -2 प्लस 2 0 0 का गुणा 0 से 5 गया 0, 30 में से 3 गया तो 27, यानी 1/2 इंटू 27 तो 27/2 वर्ग इकाई, इसका तो आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया ये त्रिभुज का। अब इसने ये कहा कि यह सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब सिद्ध, ये तो हो गया पहला इसका पार्ट। अब हमें ज्ञात करना है इसी सवाल का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। कि दो कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। तो अब अपने पास वही बिंदु दे रखे थे, तीनों बिंदु, तो तीनों बिंदु अपन फिर से लिख लेते हैं। और तीनों बिंदु में पहला बिंदु, इस बिंदु को मैं दे देता हूँ ए नाम, और इसका नाम दे देता हूँ मैं -3 और -2। इसको दे देता हूँ बी बिंदु, और बी बिंदु के नाम दे देता हूँ मैं 5 और -2। इसका नाम दे देता हूँ मैं सी बिंदु, इसका दे देता हूँ 5 और 4। इन तीनों बिंदुओं के नाम मैंने लिख दिए। अब तीनों बिंदुओं के नाम लिख दिए दोस्तों, तो वही बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। ए बी के बीच की दूरी निकाल दे तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 पहले वाले में से पहले को घटा दो, दूसरे वाले में से दूसरे को घटा दो, ज़्यादा लोड नहीं लेना। -3 में से -5 को घटाया, उसका वर्ग किया। -2 में से -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग क्या, 5 और 3 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 0, 64 का मतलब कितना होता है 8। अब हमें निकालना है बी सी के बीच की दूरी, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहले वाले में से पहले वाले को घटा दो, 5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस दूसरा है 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 5 और 3 8 का स्क्वायर 64, 4 2 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100, 100 का मतलब हो गया 10। सी ए का मतलब निकालना है, 100 का मतलब कितना हो गया 10। सी ए की दूरी निकालनी, वही √x2, एक मिनट, हमने पहले ये दूरी निकाल दी, सॉरी 5 + 3 कर दिया 4 प्लस, हमने ये दूरी निकाल दी, ए सी निकाल दी, तो इसको आप कर दीजिए ए सी कर दी, यानी ए बी तो निकाल दी, फिर बी सी निकालनी थी तो हमने ए सी या सी ए निकाल दिया, यहाँ सी ए कर दीजिए। अब अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर बी सी निकाल देते। बी सी का मान x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान वही पहले वाले में से पहले वाले को, दूसरे वाले में से दूसरे वाले, 5 में से 5 को घटाया प्लस -2 -4 में से 4 को घटाया, 5 में से 5 गया 0, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ हो जाएगा आपके 6। अब आपके पास समकोण त्रिभुज
अब हमारे क्या है कि पास ए बी का जो वैल्यू है और ए बी क्या है, लंब है, और लंब की वैल्यू कितनी है आपके पास 8। बी सी जो है वो आधार है, आधार की वैल्यू कितनी आई 6, और ए सी जो है वो कर्ण है और कर्ण की वैल्यू कितनी आई 10। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और यही पाइथागोरस प्रमेय, यही समकोण त्रिभुज। कर्ण कितना है 10 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 64 प्लस 36 कितना हो गया 100 बराबर 100, यही समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 70 डिग्री का कोण पर झुकी हो। पिछली बार भी सवाल ये था 5 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी। सेम ऐसे ही करना है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया। आपको डायरेक्ट पेंसिल से नहीं बनाना दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का प्रकार लेकर बनाना। मैंने यहाँ पर केंद्र बिंदु ले लिया और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए हमने इसको नाम दे दिया बिंदु O। अब मुझे स्पर्श रेखा बनानी है तो सबसे पहले प्रकार का नोक यहाँ रखा, आधे से ज़्यादा खोला और अर्धवृत्त बनाते हुए 60 डिग्री का कोण काटा, 120 डिग्री का कोण काटा, 60 से एक ऊपर कोण काटा, 120 से कोण काटा, और यहाँ जो कोण कट गया वो कट गया 90 डिग्री का, और मैंने इसको इससे मिला दिया, यानी इसको मैंने इससे मिला दिया। ये एक स्पर्श रेखा बन गई। अब यहाँ एक कोण बनेगा, यहाँ एक कोण बनेगा, यहाँ एक कोण बनेगा, यहाँ एक कोण, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यहाँ बनने वाला 90, यहाँ बनने वाला 90, और यहाँ बनने वाला कितना है 70। 90 90 70, 90 90 80 और 70, यानी 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 70, ठीक है। तो 90 90 160 और 80 80 और ये 25 हो जाएगा, यानी 99 27 27 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 25, यानी 360 माइनस 250 बराबर कितना डिग्री 110 डिग्री। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ बनने वाला कोण हो गया 110 डिग्री। प्रकार की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाया, ये बना दिया 110 डिग्री का कोण। फिर इस पर 90 डिग्री का अर्धवृत्त बनाया, ये 60 का काटा, ये 90 120 ऊपर काटा 90, इधर भी काटा ये, और इसको मैंने इससे मिला दिया और इस तरह से मिलाया। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री है 70 डिग्री, यही स्पर्श रेखा है। अब सवाल नंबर देखते हैं 9। 9वां सवाल के खोखले अर्धगोले का एक बर्तन है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उसमें दो होते हैं, एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब उसके बाहर का पूरा क्षेत्रफल, और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पूछा है तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। व्यास दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 7 करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 सेमी है, तो यहाँ आ जाएगा सेमी स्क्वायर, यानी 308 सेमी स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। 10वां सवाल है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसके पट नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों मैंने पिछली बार भी क्लास में आपको बताया था कि जब भी सिक्के का प्रश्न आए और उसके उछालों की संख्या पूछे कि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है, किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो सिक्के के उछालों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। उछालों की संख्या निकालने के लिए मतलब उछालने की संख्या का परिणाम, यूँ कह सकते हैं परिणाम निकालना जाता है कि कितना परिणाम आएगा, तो सूत्र होता है 2 की घात n।
सूत्र क्या आता है, सिक्के के उछालों की संख्या का परिणाम होता है 2 की घात n। अब 2 की घात n, अब इस सिक्के को कितनी बार उछाल रहे, एक बार, तो n की जगह क्या रखेंगे 1, यहाँ लिख दिया n की जगह 1 रखा, तो कुल परिणाम कितने आ गए 2। और हमें वैसे भी पता है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम 2 आते हैं, और वो कौन से होते हैं, एक तो हेड होता है और एक होता है टेल। अब इसके पट नहीं आने की, चीत और पट, ठीक है, जब एक हेड आ रहा है एक टेल आ रहा है, अगर अपन प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हमारे पास 2। जब पट आता है, पट आने की प्रायिकता 1 और चीत आने की प्रायिकता कितनी 1, यानी कुल प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। अब इसने प्रश्न क्या पूछा कि जब पट नहीं, पट आने की प्रायिकता 1/2 है, पट नहीं आने की, अगर पट नहीं आएगा तो क्या आएगा, चित आएगा, तो पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वो भी 1/2 हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब चीत आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता दोनों एक ही है 1/2। हमारे को इसने प्रश्न पूछा पट नहीं आने की, जब पट आने की प्रायिकता 1/2 है तो पट नहीं आने की, और पट नहीं आने की मतलब इसका मतलब आ क्या रहा है, इसका मतलब आ रहा है चीत आ रहा है, तो चीत आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, चीत आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्लास को अटेंड किया आपने। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत क्लास 10 का जो पेपर नंबर आज 7 हमारे को मिला वो हमने सोल्व किया सभी ने। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इसके अलावा जितने भी 6 पेपर है उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी उस लिंक को देखकर जिन लोगों ने पिछले पेपर नहीं देखे वहां से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम।